मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने 45-46 वर्ष पूर्व हमारे उस दर्द को, हमारे उस क्रियाकलापों को फिर से हमें समझने का, हमें सोचने का, हमें देखने का अवसर दिया है। आज से 45-46 वर्ष पूर्व वह कौन दिन था जब हम बच्चे थे, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, परीक्षाएं चल रही थी, संगीन के साए में परीक्षा ली जा रही थी। हम सब उधेड़-बुन में थे, परीक्षा देनी है, परीक्षा नहीं देनी है। इसी उधेड़-बुन में हमने परीक्षा देने और परीक्षा के बहिष्कार की सूची और फिर संपूर्ण केंद्र में परीक्षा का बहिष्कार करा दिया गया। हमने परीक्षा का बहिष्कार किया, हम जेल चले गए। ये सारी कहानियाँ सिर्फ छोटी सी कहानी नहीं है, यह बहुत लंबी कहानी है। जो लंबी कहानी जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ती है, क्योंकि जो हम सबको उत्प्रेरित करने वाले, हम युवाओं को उत्प्रेरित करने वाले जयप्रकाश हैं, वह हमारे जीवन के दूसरे व्यक्ति हैं। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने हमें उत्प्रेरित किया था, हमें सामाजिक जीवन की प्रेरणा हमारे अंदर भरी थी। और दूसरे जयप्रकाश नारायण हुए। हम बांका जिला से आते हैं, वह उस समय सब डिवीज़न था। हम बानर सेना के साथ वहाँ पर काम कर रहे थे उस समय। अगर मैं अपनी कहानी कहूँ और उसमें अपनी भागीदारी की बातें करूँ तो शायद वह संपूर्ण कहानी हो जाएगी कि युवा किस तरह से भाग लेता है। शांतिमयता की बात अगर करूँ तो शांतिमयता हमारे खून में समाया हुआ नहीं था। हम क्रोध में आते थे लेकिन विवश थे, हम क्रोध प्रकट कर सकने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियाँ बनी, यह स्थिति कैसे बनी आप अगर देखेंगे, गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी और चिमन भाई पटेल पर यह आरोप था कि उन्होंने चुनाव के खर्च के लिए पैसे दिए हैं और चुनाव में भ्रष्टाचार समाया हुआ था। और इसके लेकर के गुजरात के युवाओं ने आंदोलन किया था। बिहार में भी इसकी आग लगी और लोगों ने कहा कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। बिहार आंदोलन, मुख्य रूप से जयप्रकाश आंदोलन, बिहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय की जो स्थिति थी, पान के दुकान से लेकर के, चाय के दुकान से लेकर के, नदी नालों पर बैठने वाला हर किसान, हर मजदूर बोलता था। हर जगह से आवाज़ें आती थी और पलक झपकते हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती थी। जयप्रकाश नारायण नाम विजयादशमी के दिन इनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 में। आप जयप्रकाश को आप ये देखिएगा कि वे 17 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और 1922 में विज्ञान की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं। फिर 29 में वापस आते हैं। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं और फिर लगभग 1 वर्षों तक 42 और 43 में वह हजारीबाग जेल में रहते हैं। 55 में उन्होंने जीवन दान दिया और जीवन दानी बन गए। उसी समय उन्होंने कहा था कि सर्वोदय में समाजवाद को विलीन होना पड़ेगा, यानी समाजवाद के द्वारा ही समाजवाद सर्वोदय के रास्ते ही आएगा। नागा समस्या का सवाल हो या मुसहरी का प्रयोग हो या बिहार में जो अकाल हुआ था उस समय बिहार रिलीफ कमेटी का काम हो, ये सारे कामों में जयप्रकाश की अग्रगणी भूमिका रही थी। 1960 में चंबल में माधो सिंह पटना आए थे। वह कहानी आचार्य राम मूर्ति हम लोगों से कहा कर बताते थे कि माधो सिंह कंबल में लिपटे हुए आए। वह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन व्यक्ति चाह रहा है। जयप्रकाश जी से मिलना चाह रहे थे। आखिर जयप्रकाश जी से मुलाकात हुई और फिर माधो सिंह ने कहा कि मैं ही माधो सिंह हूँ, मुझ पर सरकार ने 1.5 लाख रुपये का इनाम रखा है। और चंबल के सैकड़ों डाकू ने आत्मसमर्पण किया। आखिर यह गुजरात के आंदोलन के बाद
गुजरात की जीत के बाद दिसंबर 1973 की बात है। दिसंबर 1973 में जयप्रकाश नारायण ने सभी सांसदों को पत्र लिखा था कि संविधान की रक्षा के लिए वे आगे आए। 15 मार्च 1974 को विधानसभा भंग करनी पड़ी गुजरात की, और उसके बाद ही बिहार में यह नारा लगा कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 17-18 फरवरी 1974 की बात है। 250 संगठनों के लोग पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय में 8 मांगों के लिए इकट्ठे हुए, और उनकी मांगें क्या थी? सभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो, रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए, अगर रोजगार नहीं दिया जाए तो बेरोजगारी भत्ता दी जाए, व्यवसाय के लिए सर्टिफिकेट के आधार पर ऋण दिए जाएं, छात्रवृत्ति का पुनर्मूल्यांकन हो, और नीति निर्धारण समिति जो विश्वविद्यालय की होती है उसमें छात्रों के प्रतिनिधि रखे जाएं। बाद में 4 मांगें, जन सामान्य की 4 मांगें जोड़ दी गई। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, नई शिक्षा या रोजगारोन्मुखी शिक्षा की भी बात थी। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 18 मार्च से विधानसभा किया जाना चाहिए था। 25 फरवरी को एक सप्ताह के लिए 144 धारा 144 लगा दी गई। 26 फरवरी को 2 सप्ताह के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। 16 मार्च को राज्य भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन हुआ, घेराव किया गया। बेतिया समाहरणालय पर जो गोलीबारी हुई, गोलीकांड हुई, सरकार के द्वारा जो राज्य संरक्षित हिंसा हुई, उसमें 7 लोग मारे गए। हर बार, और उसके बाद हम लोगों ने नारा दिया था, हर बार विद्यार्थी जीता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा। फिर कहा हमने कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। उसी समय जगह जगह पर आगजनी भी हुई, लेकिन हम सब बंधे थे और लगभग नहीं के बराबर विद्यार्थी उसमें शामिल थे। लाल बिहारी प्रसाद जो सीआईडी कार्यालय में आग लगाते पकड़े गए, वे कम्युनिस्ट के नेता थे। 25 मार्च को जयप्रकाश नारायण जी से प्रार्थना की गई कि वे हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। 3 शर्तें रखी थी जयप्रकाश जी ने शांतिमयता की, राजनीतिक दलों के नेतृत्व को नहीं स्वीकार करने की, और विद्यार्थियों से उन्होंने मांग की थी कि वे 1 वर्ष का समय दें। यह धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 अप्रैल को भुवनेश्वर में श्रीमती गांधी ने यह घोषणा की कि कुछ लोग जो ग्रामीण विकास के कामों में लगे हुए थे, उनकी रुचि अब राजनीति के कामों में हो गई है। जो लोग पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, रामनाथ गोइंद का नाम लेना मैं चाहूँगा, उनका काफ़ी सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट आंदोलनों को और ख़ास करके जयप्रकाश नारायण जी के कामों में मिलता था। इसी पर व्यंग करते हुए इंदिरा जी ने कहा कि जो अमीरों से पैसा लेता है उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विनोबा जी इससे काफ़ी दुखी हैं। 31 मार्च 1974 को पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक विशाल जुलूस निकला। फिर 600-700 महिलाओं का नारी मंडल का जुलूस निकला। 8 अप्रैल को जेपी के नेतृत्व में जुलूस निकला। क्षुब्ध हृदय है, बंद जुबान, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उसके बाद यह सीधे धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित होता गया। हमारा नारा था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता ही है जिम्मेदार, जनता खुद ही जाग उठेगी, भ्रष्ट व्यवस्था तभी मिटेगी, लाठी गोली हिंसा लूट किसी को नहीं है इसकी छूट। गांधी मैदान में पब्लिक मीटिंग हुई। उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, वह उन्होंने ही अध्यक्षता की, और उसी में जेपी को लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके बाद जयप्रकाश जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और 5 हफ्ते के लिए उनको बंगलोर जाना पड़ा। 2 जून को वे पटना वापस आ सके थे और 5 जून को प्रदर्शन निर्धारित किया गया था। 5:15 बजे तक गवर्नर के गेट तक जुलूस पहुंची थी और फिर लाखों की संख्या में जुलूस इकट्ठा हुई।
वह एक दृश्य था जबकि रेल और सारे बसेस बंद कर दिए गए थे, बावजूद प्रत्येक घरों से निकल करके एक बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में इकट्ठे हो गए थे और सबके मुंह पर नारा था, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, दे न सके जो सत्ता राशन, वो भी क्या जनता का शासन। 6 बजे गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश ने की और कहा कि यह क्रांति है दोस्तों, यह विधानसभा भंग करने मात्र का आंदोलन नहीं है, यह क्रांति है, यह सतत क्रांति है, यह संपूर्ण क्रांति है और यह निरंतर चलने वाली क्रांति है। यह क्रांति एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई का उद्घोष है, संपूर्ण है, समग्र है और होने वाली है। अगस्त में 1 अगस्त से सरकार ठप करो, करबंदी, शराब की भट्टी पर धरना देने की बात हुई और 9 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया गया। 3 से 5 अक्टूबर तक संपूर्ण बिहार बंद कर दिया गया, पूर्णबंदी की घोषणा की गई। 5 अक्टूबर 74 को पटना सिटी में लगभग 75 व्यक्ति मारे गए और फिर बिहार हिल गया। 4 नवंबर को जेपी पर लाठी चली, जिसको नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पर ले लिया और 3000 लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए। 2 जनवरी 75 की संध्या बम विस्फोट में ललित नारायण मिश्रा के मारे जाने के बाद कई राजनेताओं ने कहा कि अब आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। इसके लिए जेपी तैयार नहीं थे। यह सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती चली गईं और उसके बाद की जो स्थिति बनी 5 जून के प्रदर्शन के बाद, जो जयप्रकाश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जयप्रकाश पर हमला बोल, जयप्रकाश पर हमला बोल। मैं भूल गया, 20-25 दिन मैं जेल में था उस दरमियान, और उस समय भी कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा जत्था जेल में आया था और वे लोग भी यही नारा लगा रहे थे। हम लोग बड़ी छोटी संख्या में थे, हम लोग मन महसूस कर रह जाते थे, नारा का प्रत्युत्तर नहीं दे पाते थे। यह स्थिति 9 अगस्त को, जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण क्रांति, 4 नवंबर को जेपी पर लाठीचार्ज हुआ था। 27 दिसंबर को जनसभा में गांधी ने कहा कि ज़्यादातर राजनीतिक दल सत्ता लोलुप हैं, इसलिए उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब आप 25 जून 75 की बात है, हम इमरजेंसी के समय की बात पर आते हैं। इमरजेंसी 25 जून 75 को रामलीला मैदान में जेपी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस को भी सरकार के जो गलत आदेश है उसको नहीं मानना चाहिए। 4 पंक्तियों में 12 किलोमीटर का वह जुलूस रामलीला मैदान में निकला, जिसमें लोग नारा लगा रहे थे, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जनता का आदेश बताने हम संसद का घाव दिखाने हम संसद पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है। जगमोहन लाल सिन्हा न्यायाधीश थे। आरोप यह था कि सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में उपयोग किया गया है, कंबल और धोती बांटा गया है, चुनाव खर्च 35,000 रुपये से ज़्यादा हुआ है, सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है, गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और इस सब की फैसला यह आया कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद ही 25 जून को इमरजेंसी लागू कर दी गई, इमरजेंसी लगा दी गई। 11:15 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। आपात स्थिति पर दस्तखत हो गया और उस निरंतर 19 महीनों तक यह, और रात 3 बजे गांधी शांति प्रतिष्ठान का दिल्ली केंद्र आया फिर 55,000 से इंदिरा गांधी और 75,000 से राजीव गांधी पराजित हुए। संपूर्ण देश में ऐसा लग रहा था कि अब जो है कहीं पर भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहा। ऐसे 67 में ही गैर कांग्रेसवाद का परचम लगभग संपूर्ण राज्यों में, जगह जगह राज्यों में
गैर कांग्रेसी सरकारें आ चुकी थीं। हम जिन उद्देश्यों और जिन मूल्यों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे उसमें यह था कि महंगाई को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को दूर करना है और शिक्षा के नए जो रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करनी है। इन सारे मूल्यों और नीतियों को लेकर हमने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया, सभी दलों का गठबंधन बनाया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो जयप्रकाश ये चाहते थे कि लोक की शक्ति बढ़े। उनका जो निर्दलीयता, पार्टीलेस डेमोक्रेसी और दूसरा रिकॉल सिस्टम, जो लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, जो जनता चुनती है उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इसी को प्रतिनिधि वापसी का अधिकार हम कहते हैं। इन सारे वसूलों को लेकर, इन सारे मूल्यों को लेकर, इन सारे नीतियों को लेकर हमने जो विद्यार्थियों की, युवाओं की वह भूमिका उसमें रही है, वह आप ये देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से, मैट्रिक क्लास तक के बच्चे 3 से 5 अक्टूबर तक जब बंदी थी तो हम लोग भागलपुर से मंदार हिल रेल जाया करती थी। वह रेल भागलपुर से तो खुली, लेकिन उसके बाद रेल की पटरी पर हम लोगों ने पत्थर जमा कर दिया और घंटों विलंब के बाद, गिरफ्तारी के बाद दूसरे स्टेशन पर काफ़ी लोग रेल की पटरियों पर सो गए। नतीजतन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ही रेल आगे बढ़ सकी थी। यह स्थिति थी उस समय। तो यह स्थिति मुख्य रूप से 29 जनवरी को, जो 29 जनवरी 1948 की बात याद आती है मुझे। गांधी ने कहा था कि अगर लोक शक्ति मजबूत हुई तो फिर देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, अगर लोक शक्ति निर्बल हुई तो सैनिक तानाशाही आएगी। इसी सैनिक तानाशाही को, राजकीय तानाशाही को दूर करने की कोशिश जेपी ने की। इसलिए हम इसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं। यह सांस्कृतिक भी लड़ाई थी, इसलिए कि हम गाते थे उस समय भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, उसको हम लोग राग में गाते हैं। जरा सा देखिए, आप सुनिए। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति, व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज, पर दूर हो रहा है घर पड़ोसी का, दूर हो रहा है घर पड़ोसी का। आदमी को आदमी के करीब लाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। देश के कौन प्रबुद्ध लोग नहीं थे जिनका उस समय सहयोग और समर्थन नहीं मिला था। उतना ही नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई एक आदमी 2, 4, 10 को छोड़कर कोई इसका समर्थन नहीं करता हो। हमें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, हमें सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, लुके छिपे उनका सहयोग भी मिलता था। एक वाकया है, हमारे घर से साइक्लोस्टाइल बुलेटिन साइक्लोस्टाइल होता था, क्योंकि उस समय सारे समाचार पत्रों पर सेंसरशिप था। हम लोग उसमें पता लिख करके और प्रेषक में अलग अलग जगहों का नाम लिख करके, प्रेषक में अलग अलग लोगों का नाम लिख के अलग अलग दफ्तरों का मुहर लगा करके गिराया करते थे और अलग अलग पोस्ट ऑफिस में गिराया करते थे। एक दिन हमारे घर को घेर लिया गया और वह स्थानीय पुलिस को सूचना तक नहीं थी। राज्य की पटना से पुलिस आई थी और संपूर्ण घरों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन गांव के लोगों का सहयोग यह देखिए किस तरह होता है। उस समय मोटर गाड़ियां कहाँ थी कितनी। जब गाड़ी की रोशनी रात में दिखाई पड़ी तो गांव के लोग दौड़े आए और कुछ है क्या घर में, साइक्लोस्टाइल मशीन थी बाहर में। साइक्लोस्टाइल मशीन
को गड्ढे में बाहर में कहीं गाड़ दिया गया और उसके ऊपर रातों रात घंटों में टाल लगा दिया गया। सैकलो स्टाइल मशीन पुलिस को नहीं मिल सकी। यह स्थिति थी उस समय लोगों के सहयोग की। भिन्न भिन्न आते हुए भी, जानते हुए भी एक दूसरे से बात न लोग बात में बात नहीं आगे आ पाती थी, लोग छुपा लेते थे। इस तरह जो पटना में जो जुलूस थी जिसका बयां मैं कर रहा हूँ, वह पटना की जुलूस में चारों बगल से बंदी के बावजूद 5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में जुटे थे। हजारों लोग निश्चित रूप से की कुर्बानी हुई, लेकिन सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति, जैसा मैंने पहले भी कहा, यह समग्र क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति थी। और जयप्रकाश ने मुसहरी में, जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पर हिंसक क्रांति जो नक्सलवादी के खिलाफ कहा था, वहाँ पर कि उन्होंने खिलाफ शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा या तो सत्याग्रह के इसमें संपूर्ण सत्याग्रह के अभी अस्त्र बचे हैं, और अगर हम यहाँ पर काम पूरा या तो करेंगे या तो मेरी हड्डी यहाँ पर गिरेगी। और लेकिन यह इसमें भी परिणति हमें वैसी ही मिली जैसे गांधी को शायद आज़ादी के बाद मिली थी। दूसरी आज़ादी अधूरी ही रह गई, और उसके बाद सत्ता के जो मिलने वाले जो फल थे उसमें बंदर बांट में शायद यह हम जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वह नहीं पहुँच सके। उसके बाद छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, छात्र संघर्ष समिति, और फिर विदेशी पूंजी को लेना है, विदेशी जो है अनुदान लेना है, विदेशी अनुदान नहीं लेना है। इस पर काफ़ी झगड़े मशक्क़त होते रहे। मुख्य रूप से कहने का यह है कि जो भी हम किसी भी महापुरुषों का या जो भी समाज के निर्माता है उनके बारे में अगर विचार करते हैं, उनके बारे में यह करते हैं, तो उस समय की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होती है कि भी जो के बीच जो मनमुटाव था वह लगभग समाप्त हो चुका था। सिर्फ सत्ताधारी दल, और सत्ताधारी दलों में भी समर्थन में आ गए काफ़ी लोग थे। जगजीवन राम सरीखे ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, और वह लोग भी आंदोलन में शरीक हो चुके थे। इसके अलावा कोई भी विरोधी दल, खास करके कम्युनिस्ट के एक घड़े को छोड़ करके नहीं बचा था जो कि आंदोलन में शरीक नहीं था। लेकिन इसका एक जो व्यापक लाभ था, जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के भारतीय समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में जिस तरह उनका उपयोग होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। अब हम जो सवाल आपने रखा है वह उस सवाल पर आता हूँ कि युवाओं की क्या भूमिका थी। युवाओं में निश्चित रूप से गुस्सा था। युवाओं में 3 तरह के लोग थे। एक जो सीधे जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे और जयप्रकाश संपर्क में थे, उसमें आचार्य नाम मूर्ति सरीखे बुजुर्ग भी थे, और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे लोग भी थे। और दूसरे तबके के ऐसे लोग थे जो कि हमारी तरह थे, जो गांव और मोहल्लों में काम कर रहे थे। और तीसरे तबके के ऐसे लोग थे जो बच्चे थे। और चौथे वह लोग थे जो हम लोगों के चारों तरफ हम लोगों के समर्थक वर्ग थे। तो इन सभी वर्गों में जो है एक 3 वर्गों में, नीचे के 3 वर्गों में एक उत्साह था, एक उमंग था, और एक ऐसा सपना था कि शायद जो भ्रष्टाचार के कारण जो राजनीतिक भ्रष्टाचार जो पैदा हुई है, उस राजनीतिक भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा लेंगे। हमने यह सोचा जरूर था। यह सपना जब चूर होता है, युवाओं का जब सपना चूर होता है, तो क्या स्थिति होती है यह हमने भोगा है। और हम सरीखे कई लोगों ने बरसों का समय इसमें जाया भी किया है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई
जो आज से 45-46 वर्ष पूर्व लड़ी गई थी, उसने एक दिशा दी, उसने एक जो है कार्यकर्ता निर्माण का एक काम किया। और वैसे ही कार्यकर्ता आज देश के अलग अलग भागों में अलग अलग गतिविधियों में हैं। निश्चित रूप से सत्ता और लोक के बीच का जो चुनाव होता है, सत्ता और लोक के बीच जो हम जिनको एक समन्वित स्तर पर करना चाहते हैं कि सत्ता या सत्ता को चलाएगी, तो लोकतंत्र में सत्ता पारदर्शी अगर नहीं होगी, लोकतंत्र में सत्ता अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लोकतंत्र में अगर सत्ता पार्टिसिपेटरी नहीं होगी, यानी पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट, इन 3 परिकल्पनाओं पर जो है लोकतंत्र को खड़ा होना था। लोकतंत्र को इन मुद्दों पर खड़ा करने के लिए हमने वह लड़ाई लड़ी थी। आप समानांतर सरकार बनाने की कोशिश भी हमने की थी। कुलपति बैठाए गए थे अपने, सब जगह डीएम थे, और इस तरह जो उस समय अब्दुल गफूर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। और आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। एक जो है दोहा था, सड़क जो है एक बच्चे जो है को धक्का लग गया, तो उस समय हम लोग गाया करते थे, अरे सड़क भी सरकार की है। तो बच्चे के ये बड़े अच्छी कविता थी, अभी मैं भूल रहा हूँ। तो यह जो है कि जनता की अहमियत जैसे जैसे कमती है, वैसे वैसे लोकतंत्र में जो है यह स्थिति पैदा होती है। लोक जैसे ही कमज़ोर होगा वह स्थिति आएगी। जरा बंद कीजिए, अब करते हैं। कितना देर हुआ? वो जो सोचे थे वो बोल नहीं सके। थोड़ा सा करें और बचा हुआ है, ठीक है, शुरू कीजिए। अधिकांश क्रांतियां रक्त रंजित हुई, व्यक्ति केंद्रित हुई, सत्ता केंद्रित हुई। संपूर्ण क्रांति एक स्वप्न है, उसे एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, एक पीढ़ी भी पूरा नहीं कर सकती, यह जयप्रकाश ने कहा था। सामाजिक क्रांति में हमने अंतर्जातीय विवाह का, जनेऊ तोड़ने का, अगड़ा पिछड़ा के भेदभाव को मिटाने का, कुरीतियों और रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष का, संपूर्ण क्रांति का यह नारा दिया था। आर्थिक क्रांति की भी बात हुई थी। व्यक्तिगत संपत्ति और समाजवाद के नाम पर भारत में राजकीय पूंजीवाद और नौकरशाही पूंजीवाद का जन्म हुआ था, का अभ्युदय हुआ था। कुटीर उद्योग नष्ट हुए थे, कृषि और गांव पिछड़ गया था। इन सब सवालों को लेकर राजनीति के गर्भ से ही सत्ता का जन्म होता है। और जब सत्ता सामाजिक और आर्थिक न्याय दे पाने में असफल होती है तो राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता होती है। यह जयप्रकाश ने कहा था। यह तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन था, यह लोकशाही की स्थापना का आंदोलन था। और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ देश की जनता, देश की युवा लगभग आ चुके थे। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि वह 76 वर्ष के युवा हैं। उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष की थी और 76 वर्ष का वह युवा हम लोगों के साथ जो है काम कर रहा था, हम लोगों का नेतृत्व कर रहा था। सांस्कृतिक क्रांति, जैसा कि मैंने कहा, हर क्रांति अधूरी है। हृदय परिवर्तन का यह काम था। ज्ञान से अधिक कर्म पर जोर देने का यह था। यह बौद्धिक क्रांति थी। नई क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। शैक्षणिक क्रांति थी। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही थी। नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की क्रांति थी। इस तरह से जो है हम गाया करते थे। और मैं कहूँ
तो वह 19-19 महीने 20-20 महीने लोगों को जो यातनाएं दी गई, खास करके जेलों में जो बंद किया गया, वह यातना आज़ादी के समय दी गई यातना से कम नहीं था, बल्कि कई मानों में लोकतांत्रिक सरकार के रहते हुए लोकतंत्र, विश्व लोकतंत्र के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उस लोकतंत्र में जिस सरकार को हमने चुना, उस सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों के साथ वह बर्ताव किया गया, और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उस समय लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका था। और लोकतंत्र ही समाप्त नहीं हुआ था, तानाशाही का ऐसा आलम था कि लोग बाद में तो बोलने से डरने लगे थे। वह 19 महीने का जो इमरजेंसी का पीरियड था, इमरजेंसी का काल था, जिस इमरजेंसी के काल में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था कि वही भारत है, और लगता ही नहीं था कि शायद कांग्रेस को छोड़कर, शायद इंदिरा जी को छोड़कर देश में किसी की सत्ता भी है, कोई है भी क्या। उस समय निश्चित रूप से हमारे बीच भी कई फूट हुई, कुछ फूटें हुई। यह कहा गया, विनोबा जी का एक नारा दिया गया कि इमरजेंसी अनुशासन पर्व है, आपातकाल अनुशासन पर्व है, जिससे हम लोगों में विनोबा जी के प्रति एक जो है आक्रोश पैदा हुआ था। जयप्रकाश नारायण तो 1955 में ही अपना जीवन दान दे चुके थे। मुख्य रूप से हम इस बिंदु पर सोचें कि आज के युवा का संगठन, और संगठन अगर उनकी नीतिमयता हो, नैतिक धरातल पर निर्भयता के साथ समाज के सवालों को लेकर वह किस तरह से खड़े हो सकते हैं। शिक्षा क्यों, किसके लिए, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर शिक्षा समाज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, अगर शिक्षा संवेदना जगा नहीं सकती है, अगर शिक्षा लोगों के साथ जोड़ नहीं सकती है, तो उस शिक्षा से लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। और लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ यह है कि लोगों की मजबूती, और लोगों की मजबूती का अर्थ यह है, उद्देश्य यह है कि लोग यह समझें कि यह राष्ट्र उनका है, यह देश उनका है, और इसके निर्माण में उनकी भागीदारी है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे सत्ता की भागीदारी, सत्ता का हस्तक्षेप कमता जाएगा और जनता की भागीदारी बढ़ती जाएगी, आज के युवा कल के नेता हैं, आज के युवा कल के राष्ट्र के निर्माता हैं, समाज के निर्माता हैं। इस दृष्टि से समाज के प्रति सचेतनता, समाज के प्रति चेतना लाने, समाज के प्रति प्रेम और सद्भाव जागृत करने के लिए, इसीलिए हमने कहा कि यह सांस्कृतिक क्रांति है। जिस सांस्कृतिक क्रांति की पहचान हमने नहीं की, वह एक चेतना जागरण का, इसलिए जेपी ने कहा कि बंधुओं, यह विधानसभा भंग करने का की क्रांति नहीं है, आंदोलन नहीं है, हमें दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। और वह दूर जाने का मतलब यह था कि हमको जनता की शक्ति को मजबूती देनी है। जयप्रकाश ने पंचायत की अवधारणा को भी रखा है। हमने पहले कहा पार्टी लेस डेमोक्रेसी। क्यों पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं? हम पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात इसलिए करते हैं कि दल प्रधान है या देश प्रधान है। हम दलीय हित पहले देखेंगे कि राष्ट्र हित पहले देखेंगे। राष्ट्र हित के सामने दलीय हित कुछ भी नहीं है,
दलीय हित राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित होना चाहिए। तो इस तरह राष्ट्र जो है वह मानवीय सचेतनता के साथ जुड़ी है। राष्ट्र जो है, हम तो जय जगत को मानने वाले हैं, जय जगत की धारा को मानने वाले हैं, यानी मानवता जो है उसके साथ एक सह संबंध स्थापित करने का आंदोलन संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। और 74 का आंदोलन एक प्रस्थान बिंदु है जहां से हम शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से 45 वर्ष बाद भी वह अधूरा है, लेकिन अधूरा नहीं है, वह निरंतरता में चलता हुआ है, क्योंकि वह वैचारिक रूप से मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। मैं यह नहीं मानता हूं कि वह रुका है, वह रुका नहीं है, ना रुकने वाला है, क्योंकि जयप्रकाश व्यक्ति नहीं है, जयप्रकाश तो एक विचार है। और जयप्रकाश जब विचार है तो वह विचार युवाओं का विचार है, और युवाओं का विचार का मतलब यह है कि युवा की सचेतनता, युवा की संवेदनशीलता, युवा का समाजोन्मुखीकरण, युवाओं के अंदर समाज की चेतना, समाज के अंदर की चेतना को जगाने का काम युवाओं का है। आज जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने में है। पहले रोजी रोटी मिले, पहले रोजी मिले, रोटी मिले, या पहले सड़कें बनी। प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, और जिस देश की प्राथमिकता तय नहीं होगी वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकेगा, वह देश अपने जनता का देश नहीं बन सकेगा। इसलिए लोगों का वोट एक माध्यम है। वोट एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यह बताने के लिए यह आंदोलन था कि प्रतिनिधि महत्वपूर्ण नहीं है, जनता महत्वपूर्ण है। और युवाओं से गांधी ने भी एक वर्ष मांगा था, जयप्रकाश नारायण ने भी एक वर्ष मांगा था। गांधी ने भी यह कहा था कि आप मुझे एक वर्ष का समय दीजिए, शांतिमयता से अगर आप चाहें तो अपने देश में 1 साल में स्वराज हासिल कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने आर्थिक सवाल भी जोड़े थे, राजनीतिक सवाल तो जुड़े थे ही, लेकिन राजनीतिक सवाल से अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक शैक्षणिक सवाल जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने भी मध्य समय में, लगभग मध्य समय में, एक ऐसी ही सचेतनता फैलाने की कोशिश युवाओं में की, और युवाओं से गैर दलीयता के लिए, गैर दलीय संगठन के निर्माण के लिए उन्होंने अपील की थी। लेकिन दुर्भाग्य से छात्र युवा संघर्ष वाहिनी और अन्य संगठन व्यक्तिगत रूप से कई लोग, कई साथी अच्छे अच्छे काम में लगे हुए हैं, राष्ट्र और गांव ग्राम निर्माण में, समाज निर्माण में के कार्यों में कटिबद्ध हैं। लेकिन उसका सामूहिक जो प्रतिफलन है, सामूहिक जो अभिक्रम से जो प्रतिफल मिल सकता है, वह सामूहिक प्रतिफल नहीं मिल रहा है। इसलिए यह भी सीखने की चीज़ है कि हिंसा किसी भी समस्या के समाधान के लिए हिंसा कारगर उपाय नहीं है। जयप्रकाश से हम यह भी सीख सकते हैं कि मुसहरी के जो प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किए, या चंबल में बागियों का जिस तरह से आत्मसमर्पण जयप्रकाश नारायण के कारण हुआ, ये सारे सवाल को हल करने के आज भी देश में ऐसे कई सवाल हैं। हिंसा के पंथ के द्वारा कुछ लोग न्याय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और युवाओं में तुरंत अकुलाहट होती है। हम भी जिस समय थे उस समय कायरता बस हम लोगों ने हिंसा को स्वीकार नहीं किया था, नहीं तो गुस्सा तो आता ही था। तो युवाओं को अपने गुस्से को चैनल देना, युवा अपने गुस्से को किस तरह से समाज निर्माण के लिए अपने गुस्से का रचनात्मक उपयोग किस तरह कर सकते हैं,
कंस्ट्रक्टिव उपयोग किस तरह कर सकते हैं, उसको शांतिमयता के साथ ही कंस्ट्रक्टिव उपयोग, रचनात्मक उपयोग युवा कर सकते हैं। यह एक सीख जयप्रकाश आंदोलन से मिलती है कि किस तरह से शांतिमय तरीके से हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमले हुए, हाथ नहीं उठे। जगह जगह आगजनी हुई, लेकिन वह उनके ही गुंडों के द्वारा, सत्ता के गुंडों के द्वारा आगजनी की गई, सत्ता के गुंडों के द्वारा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, ताकि उनको हिंसा को दबाने के लिए एक तर्क मिल सके। इसलिए एक सीख, दूसरी सीख मिलती है कि जितने हमको शांतिमयता की जरूरत है, उतने ही हमको सतर्क रहने की भी जरूरत है कि हम अपने आंदोलन को तो शांतिमय रखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी नज़र हम जरूर रखें कि हम किसी को भी अपने आंदोलन को हिंसक बनाने या दूसरे की आरोप हम पर ना लगे, इस तरह की कोशिश भी अपने को करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी स्थिति यह है कि हमको जन समर्थन प्राप्त करने की किस तरह से कोशिश करनी चाहिए। जनता के सवालों पर अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन हमको मिलता है। आज के जो सत्याग्रह हो रहे हैं, आज जो आंदोलन हो रहे हैं, वह निहित स्वार्थों का आंदोलन है। वेतन बढ़ोतरी के आंदोलन होंगे, काम नहीं करने के आंदोलन होंगे, अलग अलग जगहों पर अपने स्वार्थों की लड़ाई के लिए आंदोलन होते हैं। वह आंदोलन निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक समूह का के स्वार्थ का आंदोलन नहीं था, बल्कि वह समाज के मुद्दों को लेकर लड़ा गया आंदोलन था। यह सब सीख मिलती है। यह सत्याग्रह की एक नई परीक्षा थी कि अपने ही सरकार, अपने द्वारा चुने गए सरकार के खिलाफ भी जनता किस तरह खड़ी हो सकती है, किस तरह उसको खड़ा किया जाना चाहिए। यह चौथी सीख हमारे लिए थी, क्योंकि यह कहा गया कि जब अपनी सरकार बन गई, हमने चुन करके सरकार को बनाया है, तो उसके खिलाफ हम सत्याग्रह क्यों करें, सत्याग्रह की उसके साथ करने की जरूरत क्या है। यह भी हमको सीख मिलती है कि नहीं, अगर जनता सतर्क नहीं रहती है, अगर युवाओं में चेतना नहीं रहती है और सरकार की मोनोपोली चलती रहती है, तो उसमें सरकार के खिलाफ जाने का, युवाओं को सरकार के खिलाफ जाने का जनता को अधिकार होना चाहिए। यह भी हमको 74 आंदोलन से सीख मिली है। इसके साथ यह सीख मिली है कि हमने उस समय अपने बुजुर्गों का संबल प्राप्त किया था और कहा था कि युवा निश्चित रूप से अपनी शक्ति देंगे, अपना खून देंगे, अपनी चेतना का विकास करेंगे, लेकिन हमको आशीर्वाद चाहिए युवाओं का। जो हिंद स्वराज में भी गांधी कहते हैं कि जो युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, वह स्वराज पाने का हकदार नहीं है। हमने बुजुर्गों का संबल लिया था। उस समय दिनकर ने कहा था कि पद चिन्हों पर कैसे है, हाँ यहाँ है मेरे, जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल वंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। तो यह जो है उस समय कई कविताएं रची गई। अभी हमें उतना हम गाते थे, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, हम लोग हैं
ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। 2 दिन की बहारें हैं जग में, जब जुल्म किसी का चलता है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, जब जुल्म किसी का चलता है। इस जुल्म का सूरज लाख जले हर शाम को लेकिन ढलता है, हर शाम को लेकिन ढलता है। तो इसलिए जो अन्याय और अत्याचार का, जो जुल्मों का जो भी है वह हर शाम उसकी आती है, वह ढलती है। यह हमारे अंदर प्रेरणा थी, यह हमारे अंदर संकल्प था। और आज भी इतने वर्षों बाद भी मैं यह मानता हूँ कि जुल्म है, उस जुल्म का साया तो ढलना ही है। युवा अगर इस चेतना के साथ, युवा अगर इस संकल्प के साथ, युवा इस प्रतिज्ञा के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज, देश और उनका खुद का भला होगा। क्योंकि यह भी है बात कि तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये ज़माना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। तो खुद तो बदल, तो खुद तो बदल, तब तो ये ज़माना बदलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये मानता भी हूँ कि ज़माने को बदलो, खुद को तो बदलो, लेकिन ज़माना जब नहीं बदलता है तो खुद भी बदलने से कुछ नहीं होता है। हजारों ऋषि मुनि हुए, समाज नहीं बदला। उसी ऋषि ने बदला है जो ज़माने को साथ लेकर चला है। जयप्रकाश वही नाम है जिसने युवाओं को साथ लिया और युवाओं के साथ समाज को बदलने के लिए साथ साथ चले, खुद बदले और हजारों युवाओं का मन बदला, दिल बदला और संकल्प बदला। धन्यवाद।